नमस्ते। जो लोग आरआरबी ग्रुप डी की 21 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट देकर आए हैं, उनके मन में हलचल तो होगी ही। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाते, सीधा देखते हैं पेपर का पूरा एनालिसिस कि आखिर सवाल आए कहां से। ओके, तो एक नजर डालते हैं कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। करंट अफेयर्स और अवार्ड से लेकर नए कानून, इकोनॉमी और हाँ, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ। आखिर में देखेंगे कि पूरा निचोड़ क्या है। शुरुआत करते हैं उस सेक्शन से जिससे अक्सर लोग घबराते हैं, करंट अफेयर्स। चलिए देखते हैं हाल की सुर्खियों और अवार्ड से क्या पूछा गया। तो सवाल था कि 2025 में 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला। और ये सवाल साफ बताता है कि सिर्फ पॉलिटिक्स या इकोनॉमी ही नहीं, कल्चरल न्यूज पर भी पैनी नजर रखनी पड़ेगी। और इसका सही जवाब है सुदीप्तो सेन फिल्म द केरला स्टोरी के लिए। तो देखिए, ये एक बड़ा इशारा है कि जो अवार्ड्स चर्चा में हैं, जो बड़े नेशनल लेवल के हैं, उन पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। चलिए अब करंट अफेयर्स से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश में जो नए कानून बने हैं और गवर्नेंस से जुड़े क्या सवाल देखने को मिले। सवाल ये था कि 2025 में पूरी तरह से लागू हुआ वो कौन सा नया कानून है जिसने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की जगह ले ली है। और ये कोई मामूली सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव से जुड़ा है। सही जवाब है भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे शॉर्ट में बीएनएस कहते हैं। याद रखिए, इसने अंग्रेजों के वक्त से चले आ रहे आईपीसी को रिप्लेस किया है। ये बहुत बहुत जरूरी जानकारी है। अब आते हैं देश की इकोनॉमी और ज्योग्राफी से जुड़े सवालों पर। यहां देखेंगे कि आंकड़े कितने जरूरी हैं। तो इकोनॉमिक रिव्यू 2025 के हिसाब से इंडिया की सालाना बेरोजगारी दर 2017-18 के मुकाबले कितनी कम हुई है। ये सवाल सीधा सरकारी रिपोर्ट से है, मतलब साफ है कि इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये चार्ट कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, 2017-18 में यह दर 6% थी, जो 2022-24 में घटकर 3.2% रह गई। ये इकोनॉमिक सर्वे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। चलो अब जरा गियर बदलते हैं और साइंस की दुनिया में चलते हैं। शुरुआत करते हैं फिजिक्स के कुछ बेसिक लेकिन जरूरी सवालों से। सवाल था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहे किसी ऑब्जेक्ट के लिए इनमें से कौन सा मोशन का इक्वेशन सही नहीं है। ये एक क्लासिक कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, मतलब रटने से काम नहीं चलेगा, समझ होनी चाहिए। तो मोशन के 3 फंडामेंटल इक्वेशन हैं, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square और v square is equals to u square plus 2as। पेपर में जो भी ऑप्शन इनसे मेल नहीं खा रहा था वही गलत था और वही हमारा जवाब होता। ये तीनों तो बिल्कुल याद होने चाहिए। और देखिए, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक सीधा सा न्यूमेरिकल भी आया। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से घटकर 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो इसका जवाब है -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां सबसे जरूरी है ये माइनस का साइन। ये बताता है कि ये एक्सेलरेशन नहीं बल्कि डिसेलरेशन है, यानी रिटार्डेशन। मतलब स्पीड बढ़ नहीं रही, घट रही है। फिजिक्स तो हो गया, अब साइंस में ही आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पर। सवाल था रिफ्लेक्स एक्शन में होने वाले इवेंट्स का सही सीक्वेंस क्या है। ये हमारे नर्वस सिस्टम के काम करने का एक बहुत ही बेसिक प्रोसेस है, लेकिन अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका सही रास्ता एकदम फिक्स है। सिग्नल शुरू होता है रिसेप्टर से, फिर सेंसरी न्यूरॉन के जरिए स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, वहां से मोटर न्यूरॉन के जरिए वापस आता है और मसल को एक्शन करने का ऑर्डर देता है। बस हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। अब केमिस्ट्री से भी एक बड़ा फंडामेंटल सवाल था। धातुओं के इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, यानी जब उन्हें शुद्ध किया जाता है, तो प्योर मेटल कहां जमा होता है? और जवाब है कैथोड पर, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। होता यह है कि प्योर मेटल के आयन पॉजिटिव होते हैं, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ खींचे चले आते हैं और वहीं जमा हो जाते हैं, जबकि सारी गंदगी एनोड के पास रह जाती है। तो इस पूरे एनालिसिस को देखकर क्या समझ आता है? एक बड़ी तस्वीर ये उभरती है कि पेपर का फोकस बदल रहा है। अब सिर्फ रटने से काम नहीं चलने वाला। 2025 के नए कानून, इकोनॉमिक सर्वे के लेटेस्ट आंकड़े और साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इन सब पर जोर था। मतलब अब किताबी ज्ञान के साथ साथ आसपास क्या हो रहा है, इसकी गहरी समझ और कॉन्सेप्ट को असल में इस्तेमाल करने की काबिलियत परखी जा रही है।
और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि आगे की तैयारी कैसे करें। इन ट्रेंड्स को देखकर अगली शिफ्ट में किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इन पैटर्न्स को समझना ही आने वाले एग्जाम्स का कोड क्रैक करने जैसा है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो थोड़ा हटकर है। ये 21 दिसंबर 2025 को हुई रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का एक विश्लेषण है। अब कोई भी सोच सकता है कि हम एक परीक्षा के पेपर पर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ सवालों और जवाबों की एक लिस्ट नहीं है। ये एक तरह से 2025 के भारत का आईना है। मतलब ये हमें बताता है कि एक आम नागरिक से क्या जानने की उम्मीद की जा रही है, कौन से मुद्दे चर्चा में है और कौन सा ज्ञान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल। तो आज हम इसे एक टाइम कैप्सूल की तरह देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत हमें आज के भारत के बारे में क्या 3 बड़ी बातें बताता है। पहला, पुराने सिस्टम और कानूनों को बदलने की एक जबरदस्त लहर। हाँ। दूसरा, विज्ञान के वो बुनियादी सिद्धांत जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाते हैं। और तीसरा, देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की नब्ज। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं शासन और कानून से। जी, यहीं पर सबसे बड़े बदलाव दिख रहे हैं। स्रोत में 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 का जिक्र है। हाँ, और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प मतलब एक बहुत बड़ा प्रावधान है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है और 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। इसका मतलब तो साफ है, ये जो जेल से सरकार चलाने की एक संभावना बनी रहती है उस पर रोक लगाने की कोशिश है ना। बिल्कुल, ये उस ग्रे एरिया को खत्म करने की कोशिश है। हाँ। अब तक कानून इस पर मतलब साफ नहीं था। स्रोत बताता है कि इसके लिए संविधान के 3 अहम अनुच्छेदों में बदलाव का प्रस्ताव है। कौन कौन से? अनुच्छेद 75, 164 और 239 AA। अच्छा, तो ये तो सीधे केंद्र, राज्य और दिल्ली सरकार तीनों से जुड़े हैं। जी, ये सीधे शासन के टॉप लेवल पर जवाबदेही तय करने की एक कोशिश है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो हो सकता है। क्या इसका राजनीतिक दुरुपयोग भी संभव है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत इस पर कुछ नहीं कहता, पर हाँ, जब भी शक्ति के संतुलन में ऐसा कोई बदलाव होता है तो दुरुपयोग की आशंका पर बहस जरूर होती है। समर्थक कहते हैं कि ये राजनीति को अपराध से मुक्त करेगा, और आलोचक कहेंगे कि ये राजनीतिक विरोधियों को फंसाने का एक जरिया बन सकता है। ठीक वही। और ये बदलाव सिर्फ संविधान तक ही नहीं रुका है। स्रोत में भारतीय दंड संहिता यानी IPC को बदलने का भी जिक्र है। ये तो एक बहुत ही बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। 1 जुलाई 2024 से 1860 में बने IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 ने ले ली है। और इसके साथ ही 2 और बड़े कानून बदले गए। CRPC और एविडेंस एक्ट, है ना? हाँ, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA लागू हो गया है। एक मिनट, ज्यादातर लोगों के लिए IPC, CRPC ये सब एक जैसे ही लगते हैं। इनमें असल में फर्क क्या है, मतलब आसान भाषा में? इसे एक आसान एनालॉजी से समझ सकते हैं। मान लीजिए IPC अपराधों की एक डिक्शनरी थी। ये बताती थी कि चोरी क्या है, हत्या क्या है और उनकी सजा क्या होगी। अच्छा, मतलब क्या अपराध है? हाँ, और CRPC उस अपराध की जांच और मुकदमा चलाने की रूल बुक थी कि पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी, जमानत कैसे मिलेगी, ट्रायल कैसे चलेगा। और साक्ष्य अधिनियम वो तय करता था कि अदालत में कौन से सबूत यानी एविडेंस माने जाएंगे और कौन से नहीं। अब इन तीनों की जगह BNS, BNSS और BSA ने ले ली हैं, जो इन पूरी प्रक्रियाओं को नए सिरे से परिभाषित करते हैं। ये तो सच में पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ओवरहॉल है। और इसी कड़ी में एक और 100 साल से भी ज्यादा पुराना कानून बदला गया है, बंदरगाहों से जुड़ा हुआ। जी, भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 ने 117 साल पुराने 1908 के अधिनियम की जगह ली है। ये भी उसी पुराने को हटाओ नया लाओ वाली सोच का हिस्सा है। इसका मकसद सिर्फ कानून को नया नाम देना नहीं है, बल्कि भारत के समुद्री व्यापार को डिजिटल बनाना है, वैश्विक मानकों के हिसाब से ढालना। बिल्कुल, और केंद्र राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना, ताकि हमारे पोर्ट्स ज्यादा कुशल बन सकें। तो हमने देखा कि कैसे राष्ट्रीय स्तर पर पुराने ढांचों को बदला जा रहा है। अब जरा देखते हैं कि राज्यों में जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है। बिहार में खेल को लेकर एक बड़ी पहल हुई है। हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में राज्य के पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है।
ये सिर्फ एक बिल्डिंग बनाने की बात नहीं है, ये बिहार जैसे राज्य में खेल को एक करियर विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश है, जहां अब तक खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत नहीं रहा है। और महाराष्ट्र में भाषा की राजनीति को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ। त्रिभाषा नीति को वापस ले लिया गया। ये मामला क्या था? ये दिखाता है कि शिक्षा से जुड़े फैसले कितने संवेदनशील होते हैं। त्रिभाषा नीति का मतलब था कि स्कूलों में 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, लेकिन स्रोत बताता है कि इसका जबरदस्त विरोध हो रहा था। क्यों? विरोधियों के 2 मुख्य तर्क थे। पहला, ये मराठी भाषा की अस्मिता पर हमला है, और दूसरा, ये छोटे बच्चों पर 3 भाषाएं सीखने का बेवजह का बोझ डाल रहा है। मतलब यहाँ भाषाई पहचान और अकादमिक बोझ के बीच संतुलन बनाने की एक बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल, और सरकार को अंततः इस दबाव के आगे झुकना पड़ा। ये केस स्टडी है कि कैसे नीतियां बनाते वक्त जमीनी हकीकत और सांस्कृतिक भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है। और पर्यावरण की बात करें तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान का जिक्र भी है। चीतों की वजह से ये काफी चर्चा में रहा। हाँ, ये मध्य प्रदेश में है। स्रोत में इसका जिक्र होना ये बताता है कि पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण अब राष्ट्रीय महत्व के विषय बन चुके हैं, इतने कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं का हिस्सा है। तो ये तो हुई राज्यों की बातें। अब अगर पूरे देश की आर्थिक सेहत पर नजर डालें तो बेरोजगारी के मोर्चे पर एक दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। हाँ, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार बेरोजगारी दर 2017-18 के 6% से घटकर 2023-24 में 3.2% रह गई है। 3.2%, मतलब लगभग आधी। ये हेडलाइन नंबर तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि ये सुधार आ कहाँ से रहा है? क्या ये संगठित क्षेत्र में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों की वजह से है, या फिर इसमें गिग इकोनॉमी और स्वरोजगार का बड़ा हाथ है? यही सबसे जरूरी सवाल है। स्रोत हमें सिर्फ आंकड़ा देता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी हमें खुद समझनी होगी। क्या ये क्वालिटी रोजगार है या सिर्फ रोजगार? इस आंकड़े के पीछे की हकीकत पर अर्थशास्त्रियों में काफी बहस चल रही है। अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो सेबी में भी एक नई नियुक्ति हुई है। जी, तोहिन कांता पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण पद है क्योंकि सेबी भारत के स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है। उसका काम ये सुनिश्चित करना है कि बाजार में सब कुछ नियमों के हिसाब से हो और निवेशकों के हितों की रक्षा हो। ठीक है, अर्थव्यवस्था से अब संस्कृति की ओर चलते हैं, जो अक्सर समाज का आईना होती है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का जिक्र है। हाँ, और विजेताओं की लिस्ट काफी कुछ कहती है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सुदीप्तो सेन को द केरला स्टोरी के लिए मिला, जो एक विवादास्पद लेकिन सफल फिल्म थी। वहीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 12वीं फेल को मिला, जिसे समीक्षकों ने बहुत सराहा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान जवान और विक्रांत मैसी 12वीं फेल को संयुक्त रूप से दिया गया। एक तरफ एक ब्लॉकबस्टर मसाला फिल्म का सुपरस्टार है, तो दूसरी तरफ एक छोटे बजट की रियलिस्टिक फिल्म का अभिनेता। ये दिखाता है कि पुरस्कार समिति ने व्यावसायिक सफलता और कलात्मक उत्कृष्टता दोनों को सम्मानित करने की कोशिश की है। ये भारतीय सिनेमा के मौजूदा दौर को भी दर्शाता है, जहां दोनों तरह की फिल्में अपनी जगह बना रही हैं। किताबों की दुनिया से स्रोत में अरुंधति रॉय की एक नई किताब का जिक्र है, मदर मैरी कम्स टू मी। ये उनका पहला संस्मरण है जो थोड़ा चौंकाने वाला है। बिल्कुल, अरुंधति रॉय को हम उनके फिक्शन और राजनीतिक निबंधों के लिए जानते हैं। उनका पहली बार अपनी निजी जिंदगी, खासकर अपनी माँ के साथ अपने जटिल रिश्ते के बारे में लिखना एक बड़ा साहित्यिक इवेंट है। ये शायद इस बात का भी संकेत है कि लेखक अब अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करने में ज्यादा सहज हो रहे हैं। और अंत में एक वैश्विक तारीख, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 2025 में ये खास था क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने अपनी स्थापना की 80वीं वर्षगांठ मनाई। ये एक मौका था ये सोचने का कि 80 सालों में दुनिया कितनी बदल गई है और क्या संयुक्त राष्ट्र आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1945 में था। तो ये तो हुई वो खबरें जो इंसानी फैसलों, कानूनों और उपलब्धियों से जुड़ी हैं। ये सब वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन इस परीक्षा में प्रकृति के उन नियमों पर भी सवाल थे जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, चाहे कोई भी सरकार आए या कोई भी पुरस्कार जीते। चलिए अब विज्ञान की दुनिया में उतरते हैं। पहला सवाल भौतिकी से था, अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर को लेकर। सवाल था कि अगर आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन -1 है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यहाँ -1 का मतलब समझना सबसे जरूरी है
ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सही कहा, इसमें दो बातें छिपी हैं। माइनस का चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड, और 1 बताता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के ठीक बराबर है। अच्छा। और भौतिकी के नियमों के अनुसार ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थिति में होता है, जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है। भौतिकी के बाद जीव विज्ञान, शरीर की एक बहुत तेज प्रतिक्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया का सही क्रम क्या है? जैसे जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज को छूता है और बिजली की तेजी से पीछे हट जाता है। इसका एक तय रास्ता है जिसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, क्रम है। सबसे पहले ग्राही यानी त्वचा की कोशिकाएं गर्मी महसूस करती हैं, फिर संवेदी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एक बिजली के तार की तरह सिग्नल को रीढ़ की हड्डी तक ले जाता है। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि जब मेरा हाथ गर्म तवे पर लगता है तो हाथ हटाने का फैसला मेरा दिमाग नहीं बल्कि मेरी रीढ़ की हड्डी लेती है? ठीक यही होता है। सिग्नल दिमाग तक पहुंचने में वक्त लगता है, इसलिए रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, एक जंक्शन बॉक्स की तरह काम करती है और तुरंत मोटर न्यूरॉन के जरिए हाथ की मांसपेशियों, मसल को सिकुड़ने का आदेश भेज देती है। दिमाग को तो कुछ मिलीसेकंड बाद पता चलता है कि अरे जल गया। कमाल है, ये हमारे शरीर का एक शानदार सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अच्छा, अब एक और सवाल ध्वनि से जुड़ा था। ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे इंसान नहीं सुन सकते? इसे कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। ये वो आवाजें हैं जिनकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये इतनी लो पिच होती हैं कि हमारे कान के पर्दे इन्हें पकड़ ही नहीं पाते। लेकिन कुछ जानवर सुन सकते हैं ना? हाँ, गेंडा, हाथी जैसे बड़े जानवर इन लो फ्रीक्वेंसी ध्वनियों का इस्तेमाल लंबी दूरी तक संवाद करने के लिए करते हैं। अब आते हैं रसायन विज्ञान पर एक क्लासिक सवाल, साबुन कपड़ों को साफ कैसे करता है? ये मिसेल निर्माण की प्रक्रिया पर आधारित है। साबुन के अणु का एक सिरा होता है जिसे पानी से प्यार है, हाइड्रोफिलिक, और दूसरा सिरा जिसे पानी से नफरत है लेकिन तेल और गंदगी से प्यार है, हाइड्रोफोबिक। मतलब साबुन के अणु एक तरह से गंदगी को पकड़ने वाली छोटी छोटी टैक्सियों की एक फौज बना लेते हैं। एग्जैक्टली। और पानी की लहर उन सभी टैक्सियों को बहा कर ले जाती है। क्या बढ़िया तरीका है इसे समझने का। बिल्कुल यही होता है। वो टैक्सियां तेल और गंदगी को चारों तरफ से घेर कर एक गोला बना लेती हैं जिसे मिसल कहते हैं, और फिर पानी के साथ आसानी से बह जाती हैं। एक और सवाल था कि किस हाइड्रोकार्बन में एक ब्रांच्ड चेन यानी एक सीधी लाइन के बजाय शाखाएं बन सकती हैं? इसके लिए कम से कम 4 कार्बन परमाणुओं की जरूरत होती है। मीथेन 1 कार्बन, ईथेन 2 कार्बन और प्रोपेन 3 कार्बन में आप सिर्फ एक सीधी चेन ही बना सकते हैं। लेकिन ब्यूटेन में? हाँ, जैसे ही आपके पास 4 कार्बन वाला ब्यूटेन आता है, आप या तो चारों को एक लाइन में रख सकते हैं या फिर 3 को लाइन में रखकर चौथे को बीच वाले से एक शाखा की तरह जोड़ सकते हैं। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी सवाल, यौन संचारित रोगों STDs से बचाव के लिए कौन सा गर्भ निरोधक सबसे प्रभावी है? स्रोत में दिए गए विकल्पों जैसे कि नसबंदी, कॉपर टी और कॉन्डोम में से केवल कॉन्डोम ही एक बैरियर की तरह काम करता है। ये न केवल गर्भधारण को रोकता है बल्कि शारीरिक संपर्क से फैलने वाले संक्रमणों से भी बचाता है। जबकि बाकी तरीके गर्भधारण तो रोकते हैं पर संक्रमण से कोई सुरक्षा नहीं देते। बिल्कुल, और ये जानकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत जरूरी है। तो हमने संवैधानिक संशोधनों से लेकर फिल्म पुरस्कारों तक और बेरोजगारी के आंकड़ों से लेकर साबुन कैसे काम करता है, सब पर बात की। ये इस पूरी चर्चा को अगर हम एक साथ देखें तो ये क्या तस्वीर पेश करती है? ये दिखाती है कि 2025 में सुविज्ञ होने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके देश के बुनियादी कानून कैसे बदल रहे हैं, अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, कौन सी फिल्में और किताबें समाज पर असर डाल रही हैं, और आपके शरीर से लेकर आपके बाथरूम तक में विज्ञान कैसे काम कर रहा है। ये स्रोत सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि एक पैटर्न दिखाता है, बदलाव और निरंतरता का पैटर्न। सही कहा। और ये सब हमें क्या सोचने पे मजबूर करता है? स्रोत में बार बार औपनिवेशिक काल के कानूनों जैसे IPC और पत्तन अधिनियम को बदलने का जिक्र है। ये एक बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा करता है जो सिर्फ कानूनों पर नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है।
कि प्रगति के लिए क्या बेहतर है। पुरानी स्थापित प्रणालियों, चाहे वो कानून हो, कंपनियां हो या हमारी अपनी आदतें, उनमें धीरे धीरे सुधार करना, या फिर उन्हें पूरी तरह से उखाड़कर नए ढांचों से बदल देना। हाँ, हर दृष्टिकोण के अपने छिपे हुए जोखिम और पुरस्कार क्या हैं, ये सोचने वाली बात है।